पूर्वी यूरोप का एक भूभाग जहां की काली मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि दुनिया इसे अन्न की टोकरी के नाम से भी जानती है। ये इलाका है यूक्रेन का। आज ये मुल्क रूस जैसे बड़े देश से बराबर टक्कर ले रहा है, लेकिन 1933 में यूएसएसआर के आतंक से पीड़ित यही ज़मीन खामोश पड़ी थी। सोवियत यूनियन ने यूक्रेन पर एक अकाल थोपा। नाम था होलोडोमोर, यानी भूख से मौत। नमस्कार, मैं अभिषेक। तारीख में आज बात सोवियत रूस के हाथों यूक्रेन में हुए सबसे बड़े नरसंहार की कहानी, एक अकाल की, होलोडोमोर की। Brought to you by Higher and Sharda University. फरवरी 1917 में रूसी क्रांति से ज़ारशाही का पतन होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की उथल पुथल के बीच यूक्रेन ने जनवरी 1918 में खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। हालांकि ये नई स्वतंत्रता अल्पकालिक थी। 1922 में यूएसएसआर यानी सोवियत रूस बना। यूक्रेन को जबरन इसका हिस्सा बनाया गया। नया नाम मिला यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। शुरुआती बरसों में सोवियत अधिकारियों ने यूक्रेनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया। इसके लिए राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उदारीकरण की नीति जारी थी। यूक्रेनीकरण का भी ढिंढोरा पीटा गया, जबकि इन सब का मूल उद्देश्य सोवियत शासन के लिए समर्थन जुटाना था। यही वो दौर था जब जोसेफ स्टालिन ने खुद को एक कठोर और हिंसक तानाशाह के रूप में स्थापित किया। स्टालिन ने 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली। उसमें सोवियत संघ को एक शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र में तब्दील करने की ललक थी। इसी कड़ी में उसने पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। इस महत्वाकांक्षी योजना में तेजी से औद्योगिकरण तो था ही, लेकिन इसका एक काला पक्ष भी था। इसी के तहत कृषि का जबरन सामूहिकीकरण किया गया। इसका उद्देश्य किसानों की पुश्तैनी ज़मीनों को जब्त करके उन्हें राज्य नियंत्रित सामूहिक खेतों में तब्दील करना था। Where the software engineer meets the cool UI/UX designer, the world comes together at Sharda University. व्यक्तिगत ज़मीनों को सार्वजनिक संपत्ति बनाने का यूक्रेन में विशेष रूप से पुरजोर विरोध हुआ। इसकी वजह भी साफ थी। यूक्रेन में उपज अच्छी रहती थी, इसलिए किसानों का ज़मीन से लगाव भी बहुत था। खेतीबाड़ी की जड़ें यहाँ काफ़ी गहरी थी। जिन किसानों ने इस सामूहिकीकरण का विरोध किया, उन्हें अपमानित किया गया। ऐसे किसानों को कुलक या कुलक समर्थक के रूप में लेबल किया जाने लगा। कुलक मतलब मजबूत किसानों के लिए एक अपमानजनक शब्द की तरह ये उस समय बन गया था, जैसे कि एक किस्म का कलंक। डेक्युलाइकाइजेशन की ये क्रूर नीति बेसिकली इन किसानों को अपनी ज़मीन और मवेशियों से दूर करने से जुड़ी थी। अमूमन कुलक किसानों के पूरे परिवार को गिरफ्तार करके सोवियत संघ के दूर दराज इलाकों में सज़ा के तौर पर भेज दिया जाता था या फिर मौत के घाट उतार दिया जाता था। नतीजा, ऐसे किसानों को बड़ी तरकीब से समाज से ही गायब कर दिया गया। अकेले 1930 से 1931 के बीच एक साल में 20 लाख से ज़्यादा किसानों को इसका दंश झेलना पड़ा। स्टेफन हॉर्लॉच बताते हैं, मेरी माँ को मानव जनित अकाल से पहले ही कुछ अंदेशा हो गया था। वो बड़े ध्यान से ब्रेड के टुकड़ों को छोटी थैलियों में जमा करने लगी थी। उन्हें घर में, अस्तबल में, यहाँ तक कि बाहर के पुआल में भी छिपाने लगी थी। उन्होंने आटे, अनाज और सूरजमुखी के बीज के बोरे ज़मीन में गाड़ दिए थे। फिर इन जगहों को ऐसे याद किया जैसे पहाड़े याद कर लिए हों। मार्च अप्रैल से ही वो मुझे घर के कोने से कदम गिनकर अपनी छिपी हुई संपत्ति को खोजने के लिए रिहर्सल कराने में लगी थी। शुरुआत में अटपटा लगा, लेकिन जल्द ही सब समझ आने लगा। सोवियत एजेंट अपने प्रयासों के बाद भी उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाए। बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरना और एक्सपोर्ट के लिए अनाज पैदा करना डेक्युलाकाइजेशन का निचोड़ था। इसी निर्यात से स्टालिन इंडस्ट्रियलाइजेशन मशीनरी की खरीद को फंड करना चाहता था। सब कुछ ठीक रहता अगर इसका नीति निर्धारण रियलिस्टिक होता। यूक्रेन पर लगाया गया कोटा ज़रूर से बहुत ज़्यादा था। नवंबर 1932 में यूक्रेन को पूरे सोवियत संघ के अनाज संग्रह का 1/3 हिस्सा देने का नामुमकिन सा आदेश मिला। स्टालिन के लेफ्टिनेंट्स ने इस लक्ष्य को पूरा कराने के लिए खूब क्रूरताएं की। घरों में अनाज आखिरी दाना तक जब्त कर लिया गया। यहाँ तक कि बीज के लिए रखा अनाज भी हड़प लिया। जिनके घरों में अनाज नहीं था, उन पर मांस और आलू में जुर्माना लगाया गया। इसके 2 महीने पहले ही अगस्त 1932 में एक और अनाज कानून लागू हुआ, लॉ ऑफ 5 स्टॉक्स ऑफ ग्रेन। इस कठोर फरमान के तहत सामूहिक खेत में हुई उपज को निकालने पर किसानों को ही अपराधी बनाया जा सकता था। यहाँ तक कि एक भूखा बच्चा भी अगर ऐसा करता तो वो दंड का भागीदार माना जाता। इसमें दंड के प्रावधान क्या थे?
समाजवादी संपत्ति चुराने के लिए जेल भेजा जाता या सीधे गोली ही मार दी जाती। अगले 6 महीने में यानी 1933 की शुरुआत तक इस कानून के तहत लगभग 55,000 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें सजा भी सुनाई गई और इनमें से करीब 2,000 को फांसी दे दी गई। जैसे जैसे अकाल का प्रभाव बढ़ता गया, हताश किसानों ने भोजन की तलाश में अपने गांवों से भागने की कोशिश की। मामला बदतर तब हुआ जब स्टालिन और उसके इंसाइडर्स ने जनवरी 1933 में निर्देश जारी करके यूक्रेन की सीमाओं को सीज कर दिया। भूख से तड़प रहे यूक्रेन को दुनिया से काट दिया गया। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में ओलेक्सांद्रा ज़ाहारोवा ने इसी दौर की कहानी सुनाई है। जीवन के 100 वसंत देख चुकी ज़ाहारोवा को अब भी भूख से हताश चेहरे और लाशों के वो ढेर याद हैं। वो बताती हैं, मैं क्या देख सकती थी? मैंने उन लोगों को देखा जो मर गए। उन्होंने एक बड़ा गड्ढा खोदा और सभी शवों को वहीं फेंक दिया। मेरे पिता किसी तरह भागने में सफल रहे। परिवार की बची हुई कीमती चीज़ों को भोजन खरीदने के लिए ले गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हमने सब कुछ खो दिया। लगभग 1,90,000 किसानों को यूक्रेन से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। उन्हें जबरन उनके गांव वापस भेजा गया। 1/3 से ज़्यादा यूक्रेनी गांव तय कोटा पूरा करने में विफल रहे थे। इसके लिए इन गांवों को ब्लैकलिस्ट तक किया गया। इन ब्लैकलिस्टेड गांवों पर सैन्य घेराबंदी की गई और गांव के निवासियों को बाहर निकलने या किसी भी आपूर्ति को गांव में जाने से रोक दिया गया। यानी इन गांवों को एक सामूहिक जनसंहार की ओर धकेला गया। यह हत्यारी घेराबंदी खासतौर से यूक्रेन और उसके पूरब में कुबान क्षेत्र में लागू की गई थी। ये दोनों ही घनी यूक्रेनी आबादी वाले इलाके थे। सटीक शब्दों में कहा जाए तो ये लक्षित विनाश का एक व्यवस्थित तंत्र था। इस तंत्र ने पूरे यूक्रेन को सेक्शनल डेथ जोन्स में बदल दिया था। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, कोई सूखा या महामारी भी नहीं थी, बल्कि ये तो बड़ी कुटिलता से, बड़े प्लान्ड तरीके से किया गया था। मानव निर्मित अकाल था, जिसके पीछे जोसेफ स्टालिन की सोवियत सरकार को आज तक जिम्मेदार माना जाता है। सोवियत रूस द्वारा प्रायोजित यह अकाल एक राष्ट्र की संकल्पना के लिए इस्तेमाल किया गया एक हथियार किस्म का था। यह यूक्रेन की आज़ादी की भूख को कुचलने का एक विभत्स प्रयास था। यूक्रेन की एंटी सोवियत आवाज़ों में से एक मायचाइलो पिशनेंको ने अपने परिवार पर हुए अत्याचारों को साझा किया था। जब 1931 में उनके पिता को उनके जन्मस्थान कोलखोज से बाहर निकाल दिया गया था, तब वो केवल 8 साल के थे। पिशनेंको बताते हैं, एक रात कॉमिसारिएट सदस्य ने मेरे पिता को भागने की चेतावनी दी, क्योंकि वो उन्हें गिरफ्तार करने और परिवार को घर से बाहर निकालने आ रहे थे। अगली सुबह ब्रिगेड आ गई। मेरी माँ को हम 4 बच्चों के साथ ठंड में बाहर फेंक दिया गया। माँ गिड़गिड़ाई, इतनी कड़ाके की सर्दी है, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे बच्चे हैं, मर जाएंगे। एक बूढ़ी पड़ोसन की मदद से परिवार को छत नसीब हुई। इस हादसे में मैंने अपने एक भाई और एक बहन को खोया। वे दोनों भूख से मरे थे। राफेल लेम्किन को होलोकास्ट यानी जनसंहार यानी नरसंहार शब्द को गढ़ने और इसे पॉपुलर करने का श्रेय दिया जाता है। लेम्किन ने स्पष्ट रूप से होलोडोमोर को सोवियत नरसंहार का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। लाखों लोग मारे गए, इसमें भी ज़्यादातर लोग यूक्रेनी मूल के किसान थे। क्रिस्टीना हुक, जो कि जेनोसाइड स्टडीज़ से जुड़ी हैं और ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ करती आई हैं, हुक बताती हैं कि अकल्पनीय हताशा ने अकल्पनीय कृत्यों को जन्म दिया। लोगों को बचने के लिए जो खाना पड़ा सो खाया, जिस हद तक जाना पड़ा गए। बचे हुए लोगों ने कहीं कुत्ते बिल्ली को भी अपना खाना बनाया, तो कहीं मकई के डंठलों से पैनकेक बनाने की बात भी सामने आई। यहाँ तक कि इंसान को भी खाने के कुछ उदाहरण खुद स्टेट आर्काइव में दर्ज हैं। अक्टूबर 2023 तक 34 देशों ने आधिकारिक तौर पर होलोडोमोर को नरसंहार के रूप में मान्यता दी थी। यूक्रेन ने खुद 2006 में राष्ट्रीय कानून के माध्यम से इसे नरसंहार करार दिया। यूरोपीय संसद ने शुरू में 2008 में इसे मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में भी स्वीकारा। दिसंबर 2022 में इसे नरसंहार के रूप में वैधानिकता प्रदान की। यूरोपीय काउंसिल ने भी अक्टूबर 2023 में इसे मान्यता दी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने 2003 के होलोडोमोर को यूक्रेनी लोगों की एक राष्ट्रीय त्रासदी के रूप में पहचाना। यूएन ने इसे नरसंहार के रूप में मान्यता नहीं दी है। यूक्रेनियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोग्राफिक एंड सोशल स्टडीज़ के आंकड़ों के मुताबिक होलोडोमोर में करीब 45 लाख लोग मानवजनित अकाल का ग्रास बने। कई जगहों पर यह नंबर 70 लाख भी बताया जाता है। होलोडोमोर ने यूक्रेनी चेतना को मजबूत किया और एक स्वतंत्र राष्ट्र की इच्छा को भी बल दिया।
अब कई जानकार यूक्रेन में रूस की वर्तमान कार्रवाइयों और 1932-33 की घटनाओं के बीच समानताएं भी स्थापित कर रहे हैं। अलग अलग जानकार इस समानता को यूं भी स्थापित कर रहे हैं कि उनका मत है कि 1932-33 के इस मानव जनित अकाल के बाद जो बस्तियां यूक्रेन के बॉर्डर वाले इलाकों में खाली हुई थीं, उन बस्तियों में रशिया से लाकर कुछ लोगों को बसाया गया। रशियन आबादी को यहाँ बहुलता में बसाने का एक प्रयास किया गया। आरोप है कि डेमोग्राफी से छेड़छाड़ किया गया, लेकिन ये डेमोग्राफी कभी भी यूक्रेन के तौर तरीकों और वहाँ के जो कल्चर था उसके साथ जेल नहीं हो सकी। दूसरी तरफ जैसे जैसे समय बीता, नई पीढ़ियाँ आई, तो वो नई पीढ़ी अब रशियन कल्चर को भी उस तरह से अपना नहीं पा रही थी जैसा उनके पुरखों ने अपनाया था। कमोवेश स्थिति ये बन गई कि कुछ ऐसे इलाके, कुछ ऐसा बफर जोन बन गया बीच में, जो ना तो यूक्रेन के साथ उस तरह से कल्चरली घुल मिल पा रहा था और ना ही रूस के साथ। जानकारों का मत है, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में या अलग अलग लेख में, कि इसी ने आगे चलकर एक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया। एक ऐसी बड़ी आबादी, एक ऐसा बफर जोन बना जो बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया के रूप में डेवलप हुआ, और इसी ने मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट को भी, जो हम रशिया और यूक्रेन के बीच देख रहे हैं, उसे भी जन्म दिया। ये अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में लोगों के अपने अपने मत हैं। फ़िलहाल ये कहानी 1932-33 का जो मानव निर्मित अकाल था यूक्रेन का, उसकी थी, और कैसे इसमें उस समय स्टालिन का एक बड़ा हाथ इतिहास ने भी स्वीकारा और आज तक उसे एक जनसंहार के रूप में जाना जाता है। इसकी कहानी थी जो हमारे साथी अनुराग ने लिखी है। तारीख में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अन्य किस्से कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।